अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। मुल्क भर में इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर है। उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल जारी है। इलेक्शन कमीशन जो है 31 दिसंबर तक अपना यह काम मुकम्मल करेगा और इसके साथ साथ सियासी जमातों की सरगर्मियां भी तेज होती जा रही हैं। इंतखाबात के निकात में ताखीर के हवाले से शकूक शुबात जो हैं पहले ही दम तोड़ गए थे। आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में फैसला किया गया कि पाक फौज आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी समेत मुकम्मल ताउन फराम करेगी। कॉन्फ्रेंस में जो है वो सरमाया सहूलत कौंसिल के तहत हुकूमती कोशिशों की हिमायत की गई। बात करें सियासी जमातों की तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज सखर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जो तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन है शाह महमूद की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए इंतकामी सियासत और गिरफ्तारी की उन्होंने मजम्मत की और उन्होंने पीटीआई को मफामत के लिए मशवरा भी दिया। जहाँ तक शाह महमूद साहब का गिरफ्तारी है, मेरा पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं आया है। मैं मुसलसल एक ही मौक़िफ़ आपके सामने रखता आ रहा हूँ। हम इंतकामी सियासत में यकीन नहीं रखते, हम गिरफ्तारी में यकीन नहीं रखते। इसका हम मजम्मत पहले भी करते थे, आज भी करते हैं। मगर क्या शाह साहब ने, क्या इमरान खान साहब ने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया है या नहीं? पुरानी सियासत को दफन करते और एक नए सियासत जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलीव करती है दुश्मनी पे ना उतर आए। उस रेकन्सिलिएशन को अचीव करने के लिए सबसे पहले पीटीआई को तौबा करना पड़ेगा। अब पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी मजम्मत भी हम देख रहे हैं, बिलावल भुट्टो भी उसकी मजम्मत कर रहे हैं। दूसरी जानिब जेयूआई के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने पीटीआई के साथ पेश आने वाले वाकयात पर तबसरा करते हुए इससे पीटीआई को दोबारा उभारने की कोशिश कहा है। उनके बकौल पीटीआई दोबारा इक्तिदार में आई तो मुल्क की तकसीम का बाइस बनेगी। पीटीआई के साथ ज्यादती नहीं हो रही, पीटीआई को इस इलेक्शन में प्रोजेक्ट करने का काम हो रहा है। अब बात करें सिंध की सियासत की। मुस्लिम लीग नून सिंध और बिलखुसूस कराची में पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक मजबूत इत्तेहाद बनाने के लिए कोशा है। नून लीग और एमक्यूएम के दरमियान कराची में सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत जो है वो भी शुरू हो चुकी है। बाज़ ज़राए बताते हैं कि हतमी मराइल में है। नून लीग ने एमक्यूएम के साथ दीगर इत्तेहादी जमातें जो हैं जेयूआई, जेयूपी और जीडीए के लिए भी हिमायत मांगी है, जिस पर अभी तक कोई हतमी मुआहदा नहीं हो सका। इस सिलसिले में साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कराची पहुंच चुके हैं और कल वो एमक्यूएम की क़यादत से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ ने आज कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर तनकीद की और कहा कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर यह हमला है। पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है सिंबल के हवाले से, उसके बारे में मैं चंद मारूजात पेश करना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बेज़ाब्तगियों और धांधलियों के खिलाफ एक फैक्ट बेस्ड फैसला दिया था और अब पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। नून लीग एमक्यूएम से कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 10 नशिस्तों पर हिमायत चाहती है और इसके बरक्स नून लीग कौमी असम्बली की 3 और सूबाई असम्बली की 6 सीटों पर हिमायत की पेशकश करेगी। नून लीग यह भी चाहती है कि एमक्यूएम NA 242, 239, 240 और 229, 230 इन नशिस्तों में आने वाली 10 सूबाई नशिस्तों पर उनकी हिमायत करे। NA 242 से मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ जबकि एमक्यूएम से सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। गुज़श्ता रोज मीडिया से जब गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल ने यह कहा कि वो इस सीट से दस्तबरदार नहीं होंगे तो यहां सवाल यह पैदा होता है कि ये सीट क्या आएगी। हमारे एमक्यूएम के पीएमएलएन के दोस्तों के साथ बहुत खुशगवार हमारे ताल्लुकात हैं। हमने एक दूसरे को फोर्स नहीं किया। एक कॉन्सेप्चुअल हमारा एग्रीमेंट है। जो NA 242 है ट्रेडिशनली जो है वो एमक्यूएम की सीट रही है। यहाँ पर हम लीडिंग पोजीशन में, तो जब हम लीडिंग पोजीशन में तो हमारा ये गुमान है कि दूसरी पार्टियां हमें कॉम्प्लीमेंट करें, हमसे कॉम्पीट नहीं करें। बट नेवरदलेस इसके बावजूद अगर वो हमसे कॉम्पीट करना चाहती है तो हमें कोई नाराजगी नहीं है। एमक्यूएम डेफिनेटली वहां से विड्रॉ नहीं करेगी ना। आपको बताते चलें कि 2018 के इंतखाबात में इसी सीट से पीटीआई के फैसल वाडा कामयाब हुए थे। शहबाज शरीफ इस हल्के से 1500 वोटों के फर्क से दूसरे नंबर पर रहे थे। 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में एमक्यूएम पुरुमीद है कि वो इस नशिस्त पर वाज़े अक्सरियत हासिल कर लेगी। दोनों जमातों के दरमियान अगर कोई मुआहदा हो जाता है तो एमक्यूएम और नून लीग सिंध में 2013 वाली अपनी पोजीशन
کیا حاصل کر سکتی ہے. دونوں جماعتوں کی یہ خواہش بھی ہے کہ وہ کراچی میں 2013 کے عام انتخابات کے نتائج جیسی صورتحال حاصل کر سکیں. آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ ان انتخابات میں کراچی سے ایم کیو ایم کو صوبائی اسمبلی کی 33 اور قومی اسمبلی کی 17 نشستیں ملی تھیں، جبکہ نون لیگ نے صوبائی اسمبلی کی 2 نشستیں حاصل کی تھیں. ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سابق وفاقی اور ایم کیو ایم کے سینئر رہنما جناب امین الحق صاحب نے. امین الحق صاحب بہت شکریہ. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ شہباز شریف صاحب کراچی میں ہیں اور جن جن سیٹوں پر وہ آپ سے اتحاد چاہ رہے ہیں، حمایت چاہ رہے ہیں، ایم کیو ایم کیا سمجھتی ہے؟ کیونکہ ایک آپ کے ووٹر کی رائے یہ بھی ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی کراچی میں، تو کیوں ان سے اتحاد کیا جائے اور اپنی سیٹیں گنوائی جائیں؟ دیکھیں 2 سوال آپ نے ایک ساتھ کیا، میں ترتیب وار جواب دے دیتا ہوں. میرا خیال ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان اور پی ایم ایل این کے ساتھ ہمارے گڈ ورکنگ ریلیشن پچھلے 5 سال سے موجود تھا، اور پچھلے 16 مہینے میں ایک اس ورکنگ ریلیشن شپ میں گرمجوشی پیدا ہوئی تھی. میں سمجھتا ہوں پی ایم ایل این کے جو اس وقت شہباز شریف صاحب تھے، جو پرائم منسٹر صاحب تھے، انہوں نے کئی مواقع پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سینسس کا معاملہ تھا، K4 کا منصوبہ تھا، گرین لینڈ کا منصوبہ تھا، یہ حیدرآباد یونیورسٹی کے حوالے سے معاملات تھے، ان کے اوپر اربن سندھ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ایم کے ایم کی باتوں کو سنا، تو اس لیے گرمجوشی پیدا ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یس جو 8 فروری 2024 کے جو الیکشن ہونے والے، اس کے حوالے سے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، اور ایم کے ایم کا وفد بھی میرا خیال لاہور گیا تھا، اور پھر اس کے وائس ورثہ شہباز شریف صاحب بھی تشریف لائے تھے پہلے بھی، اور اب کل بھی تشریف لا رہے ہیں. یس کل کی ملاقات بالکل ہوگی، لیکن جہاں تک آپ کا پوچھنا ہے کہ ووٹ بینک کے حوالے سے، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کسی کے اوپر تبصرہ کرنے کے بجائے حقائق دیکھنا چاہیے. حقائق کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ 2013 آپ نے خود فرمایا کہ ایم کیو ایم پاکستان اس وقت میرا خیال ہے کہ if I'm not wrong 40 یا 41 سیٹیں ہوا کرتی تھی کراچی کی صوبائی اسمبلی کے، اس میں 33 ایم کیو ایم پاکستان نے جیتی تھی. قومی اسمبلی کو اس وقت 20 سیٹیں، 2020 کی بات کر رہا ہوں، 20 سیٹیں، 2013 کی بات کرو، 20 سیٹیں قومی اسمبلی کی تھی، ایم کیو ایم پاکستان نے 17 سیٹیں حاصل کی تھی. تو اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 2018 کا الیکشن، 2018 کے بعد ہم 2023 کو دیکھتے ہیں جب لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہوتا ہے. جب لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہوتا ہے، ایم کیو ایم نے تو بائیکاٹ کیا. ایم کیو ایم کا بائیکاٹ کرنے کے بعد کیا تھا کہ تمام سیٹیں اوپن تھی. لیکن ہم باقی سیاسی پارٹی کو دیکھتے ہیں جن کا میں نام نہیں لے رہا، لیکن جن کا آپ نے نام لیا کہ یہ بھی چاہتی ہے کہ کراچی میں ان کو ایم کیو ایم ایکوموڈیٹ کرے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر تلخ حقائق ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ میڈیا پہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں بنتا کہ اگر ان کو دیکھتے ہیں کہ اس 2023 جنوری کو 15 جنوری کو جب کراچی میں الیکشن ہوا، تو میرا خیال ہے کسی سیاسی پارٹی کے 4 یو سی کے چیئرمین منتخب ہوئے آؤٹ آف 254، کسی کے 5 ہوئے اور کسی کے 6 ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر پارٹی کو، ہر سیاسی پارٹی کو اپنا بیس دیکھنا چاہیے. مصطفیٰ کمال بھائی نے بالکل کل پریس بریفنگ میں بالکل صحیح بات کی کہ ایک ہمارا پی ایم ایل این کے ساتھ ایک کنسپٹ ڈیولپ ہوا ہے. وہ کیا ہے کہ جس پارٹی کی جس علاقے میں زیادہ اکثریت ہوگی اور روایتی طور پہ پچھلے 2 دہائیوں سے 3 دہائیوں سے جیتتے چلی آ رہی ہے، ان کے نمائندے کو کھڑا کیا جائے گا اور ان کو سپورٹ کیا جائے گا. اور ہم نے براڈ مائنڈ طریقے سے وسیع القلبی کا مظاہرہ کیا. اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ بات جب انیشل جو بات چیت ہوئی ہے اس میں 2 ملیر کی سیٹیں ہم نے پی ایم ایل این کو آفر کی ہے. ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں لیاری کی سیٹ ہم نے پی ایم ایل این کو آفر کی ہے، اور ساتھ ساتھ کچھ صوبائی اسمبلی کی سیٹ بھی آفر کی ہے. میرا خیال ہے اسی طریقے سے معاملات آگے بڑھتے. باقی جگہوں پر اگر آپ دیکھتے ہیں، اور بالخصوص جب آپ نے NA-242 کا بھی ذکر کیا عادل، تو میں عرض کر دوں کہ NA-242 کو اگر 1988 سے لے کر 2018 کے الیکشن تک دیکھتے ہیں تو میرا خیال ہے 3 یا 4 مرتبہ ایسا رہا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان وہاں پہ کامیاب ہوئی ہے. اور ہر دور میں یعنی کہ نیچے جو صوبائی اسمبلی کی سیٹ تھی وہ 100%، یعنی 88، 90، 93، 97، 2003 غالباً، پھر 2007 یا 2013، ہمیشہ 2018 ایم کیو ایم کامیاب ہوتی چلی آئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ روایتی طور پہ دوسری سیاسی پارٹی بھی اس چیز کو آئی ہوپ کہ ان چیزوں کو سمجھیں گی اور ایک دوسرے کے ایکوموڈیٹ کر کے آگے کی طرف. امین الحق صاحب، آپ یہ فرما رہے کہ ابھی تک 3 قومی اسمبلی کی سیٹیں، جن میں 2 ملیر کی سیٹیں بھی شامل ہیں، وہ آپ نے پی ایم ایل این کو آفر کی ہیں. تو کیا وہ زیادہ مانگ رہے ہیں؟ اور صوبائی اسمبلی کی کتنی ابھی تک جو ہے ان کو آفر کی ہیں آپ نے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ چونکہ نیگوسیشن چل رہی ہے
اور اس لیے نیگوسیشن کی بات میرا خیال ہے میڈیا میں لانا ایک تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں غیر اخلاقی عمل ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود میں عرض کرتا ہوں کہ ایم کیو ایم نے تو ایک براڈ مائنڈ طریقے سے بات کی ہے اور ان کو 3 قومی اسمبلی کی سیٹ آفر کی ہے, کچھ صوبائی اسمبلی کی بھی سیٹ آفر کی جو ملیر میں اور جو لیاری میں نیچے آتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک قدم آگے بڑھ کے ہم نے کیا آفر کیے, ہم نے آفر کی ہے کہ وہ حیدرآباد کے علاوہ جو میر پر خاص ہے, نواب شاہ سکر ہے, جو کہ ایم کیو ایم پاکستان 1988 سے لے کر 2018 تک ان سیٹوں پہ مسلسل صوبائی اسمبلی کی سیٹیں جیتے, مسلسل سے میری بات ہے کئی دفعہ یہ سیٹوں پہ ہم نے کامیابی حاصل کی. ہم نے ایک اچھا آفر کیا, ہم نے کیا آفر کیا ہے کہ ان صوبائی اسمبلی کی سیٹوں پہ ایم کیو ایم پاکستان لڑے گی اور آپ کے ایسے الیکٹیبل ہونی چاہیے جو یہاں پر میر پر خاص میں, نواب شاہ میں اور سکر میں قومی اسمبلی کے الیکشن لڑے. اور ایم کیو ایم پاکستان کو تو یہاں پر کہیں 25,000 کہیں 26,000 کہیں 32,000 ووٹ موجود ہے. اور ایم کیو ایم چونکہ ایک ڈسپلن جماعت ہے, منظم جماعت ہے, ایم کیو ایم جب کسی کو کہتی ہے کہ آپ کا ووٹ اس کو دینا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یس پورا بلک ووٹ یہ اس سیاسی پارٹی کو پڑتا ہے. امین الحق صاحب, جو سمجھ آ رہی ہے ہمیں سمجھ آ رہی ہے, میرے خیال میں یہ معاملہ جا کے اٹکے گا 2 سیٹوں پر. ایک تو مصطفیٰ کمال صاحب کی, جہاں سے شہباز شریف صاحب 242 سے خود بھی لڑنا چاہ رہے ہیں دونوں نامینیشن پہ, اور 2018 میں صرف وہ 1500 ووٹوں سے آ رہے تھے. اب دوسرا جو معاملہ ہے وہ جے یو آئی, جو نورانی صاحب کے فرزند وہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں, وہ مسلم لیگ نون کے بڑے اہم اتحادی رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب چاہ رہے ہیں کہ ان کو بھی ایکوموڈیٹ کیا جائے. یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جہاں کہ آپ کا معاملہ جو ہے وہ اٹکے گا. جی میں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں جہاں تک NA 242 کا تعلق ہے, ایم کیو ایم کے سینئر لیڈرشپ ہے, مصطفیٰ کمال میں وہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. اس معاملے میں تو میرا خیال ایم کیو ایم کا ایک وعدہ 2 ٹوک موقف ہے کہ یس ایم کیو ایم پاکستان الیکشن لڑے گی. اب دوسری بات جو آپ نے جس صاحب کا نام لیا, جس سیاسی پارٹی کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی جے یو پی کے حوالے سے, میں نے پہلے بھی عرض کیا اس سیاسی پارٹی کا ایک کونسلر بھی, میں یو سی چیئرمین دور کی بات ہے, یو سی کے اندر 4 کونسلر ہوتے ہیں, کیا ایک کونسلر بھی شہر سے منتخب ہوا؟ جواب نفی میں. جب جواب نفی میں ہے تو کس طریقے سے کوئی سیاسی پارٹی کلیم کرے کہ مجھے صوبائی اسمبلی قومی اسمبلی کی سیٹ دی جائے؟ میرا خیال ہے اپنا احتساب خود کرنا چاہیے, اپنے گربان میں خود جھانکنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ان کی کیپیسٹی بنتی کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایم کیو ایم پاکستان ایک بڑی سیاسی پارٹی شہری سندھ کی ہے اور ہمیشہ اپنے عوام, اپنے کارکنان, اپنے سپورٹر کے درمیان رہتی ہے. اور جب سیٹ دینے کا وقت آتا ہے تو ہم ایم کیو ایم کیا ہے, ایم کیو ایم کی خوبی یہ ہے کہ اپنے کارکنان کو دیتی ہے, اپنے ان ذمہ داروں کو دیتی ہے جو کرائسس میں ایم کیو ایم کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو ہم یہ طریقہ کار رکھا ہوا, اسی طریقہ کار کے مطابق میں سمجھتا ہوں ہم آگے چلیں گے. اچھا, اس کے علاوہ امین الحق صاحب, جب آپ شہباز شریف سے کل مذاکرات کریں گے تو کیا یہ صرف سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور انتخابات تک ہی معاملہ ہوگا یا کچھ آپ اپنے مطالبات بھی ان کے سامنے رکھیں گے کہ اگر گورنمنٹ بن جاتی ہے تو آپ نے یہ چیزیں جو ہیں, جس طرح آپ نارملی ڈاکومنٹ سائن کرتے ہیں الیکشن اتحاد میں جانے سے پہلے, لیکن جب گورنمنٹ ختم ہو جاتی ہے تو پھر ایم کیو ایم کے گلے شکوے یہی رہتے ہیں کہ ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کیے گئے یا ان پر عمل نہیں کیا گیا. دیکھیں عادل صاحب کو اس سے کام لیتے ہوئے یقیناً ماضی میں بھی مذاکرات ہوئے, آج سے مہینہ بھر پہلے بھی احسن اقبال صاحب کی قیادت میں بھی وقت ایم کیو ایم کے دفتر آیا تھا. کل شہباز صاحب آ رہے ہیں, ایک بڑے سیاسی پارٹی کے بڑے رہنما, ہم دل کے گہرائیوں سے انہیں ویلکم کریں گے, ان کا استقبال کریں گے, احترام کریں گے. لیکن ایم کیو ایم کسی بھی وزیر, مشیر یا گورنر کی بات نہیں کرے گی. ایم کیو ایم کا ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا, وہ میرا خیال ہے وہ کیا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کو امپاور کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کیا خواہش ہے, ہم نے پی ایم ایل این سے بات بھی کی تھی, ان پرنسپل ایگری بھی ہے کہ یس آئین میں ایسی ترمیم کی جائے جس سے جو پاور جو ہے وہ ڈیوالو ہو کر کے وزیر اعظم ہاؤس سے نکل کے, اسلام آباد سے نکل کر, نہ صرف یہ کہ وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ, ٹاؤن لیول پہ, یو سی لیول تک منتقل کر دیا جائے. تو میرا خیال اس حوالے سے ہماری ان پرنسپل ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ موجود ہے اور کل میرا خیال ہے اسی حوالے سے بات کو آگے بھی بڑھائی جائے گی. لیکن امین الحق صاحب, یہ آپ ایک ایسے وقت میں کر رہے ہیں جب کراچی کا میئر جو ہے آئندہ 4 سال کے لیے پیپلز پارٹی کا آ چکا ہے, حیدرآباد کا بھی آ چکا ہے, سکھر کا بھی آ چکا ہے. ایم کیو ایم پاکستان ایک اصول پسند سیاسی جماعت ہے. ہم کسی شخص فرد واحد کی نہیں دیکھتے, بلکہ ہمارا مقصد ہوتا ہے اپنے عوام کی خدمت کرنا, عام لوگوں کی خدمت کرنا. ایم کیو ایم تو واضح طور پہ 2 ٹوک انداز میں کہتی ہے کہ یس میئر کو بااختیار ہونا چاہیے, چیئرمین کی بااختیار ہونا چاہیے. جب ہم میئر کی بااختیار ہونے کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف کراچی کے میئر بااختیار ہونا چاہیے, بلکہ ہم کہتے ہیں لاڑکانہ کا میئر بھی بااختیار ہونا چاہیے,
کوئٹہ اور پشاور کا میئر کو بھی بااختیار ہونا چاہیے، اسی طرح تمام ڈسٹرکٹ چیئرمین کو بااختیار ہونا چاہیے، تاکہ میں اپنے عام آدمی جو ہے اپنے مسائل کے حل کے لیے کسی ایم این اے، کسی ایم پی، کسی وزیر، کسی وزیر اعلیٰ کے پاس نہ جائے، بلکہ وہ اپنے گلیوں محلوں میں رہنے والا کونسلر اور یو سی چیئرمین کا دروازہ کھٹکھٹائے اور اس کا مسئلہ اسی جگہ پر حل ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ پلس شادل، آپ تو بہت ہی خود بھی براڈ مائنڈ ہیں اور آپ کا ٹی وی چینل پورے پاکستان میں دیکھا جاتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں آپ کو کہ دیکھیں، آج اگر ہم ایم این ایز، ایم پی ایز منتخب بھی ہو جاتے ہیں، سینیٹر کو بھی کاؤنٹ کر لیتے تو کتنے، میرا خیال ہے 1200 آفیسز بنتے ہیں۔ اگر آپ جسے کہتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہو جاتا ہے، لوکل گورنمنٹ پورے پاکستان میں فعال ہو جاتی ہے، تو یہ 1200 آفیسز کے بجائے 2 لاکھ آفیسز بن جائیں گے۔ تو عوام کا مسائل کیسے حل ہوگا جب ان 2 لاکھ آفیسز سے ان کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہو جائے گا؟ تو ان کا سیوریج کا مسئلہ ہو، روڈ کا مسئلہ ہو، ڈیتھ سرٹیفکیٹ کا، برتھ سرٹیفکیٹ کا، میرج کا مسائل ہو، میرا خیال ہے ان کا مسئلہ ان کے ڈور اسٹیپ پہ حل ہو سکتا ہے۔ اور ہم کی یہی چاہتی ہے کہ یس، پاور کو جو اختیارات 18ویں ترمیم سے اسلام آباد سے نکل کر صوبوں تک گئے ہیں، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ایکوموڈیٹ نہ ہو بلکہ وہ تمام اختیارات نچلے سطح پر، میں سمجھتا ہوں یو سی لیول تک آ جائے تاکہ عام لوگوں کے مسائل حل ہو سکے۔ اچھا امین الحق صاحب، آخر میں شاہ محمود قریشی صاحب کی جس طرح سے مین ہینڈل ان کو کیا گیا، کافی مذمت ہوئی، آج بلاول صاحب نے بھی اس کی مذمت کی۔ ایم کیو ایم کیسے دیکھ رہی ہے اس ایپیسوڈ کو، کیونکہ پی ٹی آئی مسلسل اسے پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے تعبیر کر رہی ہے؟ دیکھیں، ایم کیو ایم پاکستان تو 2013، 14، 15، 16، 17 پولیٹیکل وکٹمائز ہوتی رہی ہے۔ ایم کیو ایم کے سینئر ڈپٹی کنوینر سے لے کر عام اراکین قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کے آنکھوں میں پٹی باندھ کے لے جایا گیا۔ ایم کیو ایم کے کارکنان لاپتہ کیے گئے، جیلوں میں ڈالے گئے۔ اس وقت کچھ سیاسی پارٹیاں اس کا مذاق اڑایا کرتی تھی، کہتی تھی کہ یہ ایم کیو ایم اپنے کارکنان خود لاپتہ کرتی ہے، اور جب ان کی گرفتاری ہوتی تھی تو کیا کہتے تھے کہ جی انہوں نے کچھ کیا ہوگا اس لیے گرفتار ہوئے۔ لیکن ایم کیو ایم پاکستان سیاست میں رواداری کی قائل ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان سمجھتی ہے کہ تمام سیاسی لیڈروں کا عزت اور احترام کے ساتھ ان کو ڈیل کیا جائے۔ کل جو واقعہ شاہ محمود قریشی کی ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پہ اس کی مذمت کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں ان کو ایک بڑی سیاسی پارٹی کے لیڈر ہیں اور 2 دفعہ وزیر خارجہ بھی رہے ہیں، تو ان کو باوقار طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے تھا اور اس طرح کے واقعات کو مستقبل میں بھی روکنا چاہیے۔ ٹھیک، امین الحق صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، وقت چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات۔ ویلکم بیک ناظرین، امین الحق صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اس وقت پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کنڈی صاحب، بہت شکریہ۔ شہباز شریف صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے کراچی میں ایک سپیچ کی، جس میں وہ کہہ رہے ہیں پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ الیکشن کمیشن کے اختیارات پر حملے کے مترادف ہے۔ وہ اس فیصلے کی جانب اشارہ کر رہے ہیں جو کہ پشاور ہائی کورٹ نے کیا، جس میں پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس مل گیا۔ آپ شہباز شریف کے اس نقطہ نظر سے متفق ہیں؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ کیا تھا، جس کے بعد میرے خیال میں پی ٹی آئی جو ہے وہ عدالت گئی اور عدالت نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے 2 رکنی بینچ بنائے، تو ایک کورٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے جس کو اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کورٹ کے فیصلے کو کہ وہ جو ہے وہ انہوں نے غلط کیا ہے یا ٹھیک کیا ہے۔ مطلب ہے کہ آپ اس کے ورڈکٹ پہ جو ہے آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے، اتفاق نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کے جوریسڈکشن کو تو چیلنج نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر اس سے ریلیف ملی ہے وہاں سے تو اس کے بعد اور فورمز بھی ہیں جس پہ الیکشن کمیشن بھی جا سکتا ہے اور پی ٹی آئی بھی جا سکتی ہے۔ لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی آخری فورم ہے جس پہ جو ہے وہ رک جائے گی چیزیں، آگے بھی جا سکتی ہیں۔ لیکن اس پہ جو ہے آئی ڈونٹ نو کہ شہباز شریف صاحب نے کیوں اس چیز کو یہ کہا ہے، اور اگر الیکشن کمیشن نے یا عدالتوں نے کوئی نشان نہیں دینا تو نہیں دینا، اگر دینا ہے۔ ہم نے پولیٹیکل فیلڈ میں جو ہے میدان جنگ میں، سیاسی میدان جنگ میں ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہم نے جو ہے یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا کہ اس کے جو ہے نا یہ بھی نہ ہو اور یہ بھی نہ ہو، بولیں کہ جی تمام کو ڈسکوالیفائی بھی کر دیں، ہاتھوں بھی باندھ دیں اور مجھے جو ہے 2/3 میجورٹی دے دیں۔ مطلب ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ شہباز شریف صاحب کیوں یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو 2/3 میجورٹی کی بات ہے، پیپلز پارٹی 2-2.5 مہینوں سے مسلسل یہی کہہ رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے مسلم لیگ نون کے حق میں۔ مولانا صاحب نے آج پریس کانفرنس کی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف کے حق میں اگر عوامی تاثر ہے تو اسے اداروں سے کیوں جوڑا جا رہا ہے؟ دیکھیں، ہم اداروں سے نہیں جوڑ رہے ہیں، ہمیں کچھ اعتراضات الیکشن کمیشن کے حوالے سے تھے، ہمارے ڈیلیگیشن وہاں پر الیکشن کمیشن سے ملا تھا، ہم نے اپنے تحفظات الیکشن کمیشن کے سامنے رکھے تھے اور انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ میں اپنے تحفظات کو جو ہے وہ اس کو ایڈریس کیے جائیں گے،
और मैं ये भी कहा था कि बाकी अगर जमातों को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको भी एड्रेस किया जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है सबको देना चाहिए। मुझे नहीं पता मौलाना साहब क्यों इसको लेके जा रहे हैं कि जो है वो कोई इदारों की तरफ लेके जा रहे हैं और ये इदारों से है। उनका इत्तेहाद है मौलाना साहब का नवाज शरीफ साहब के साथ, उनको मुबारक हो, लड़े मैदान में लड़े, इंशाल्लाह हम उनका मुकाबला कर रहे हैं, हर जगह पे कर रहे हैं। और यही तो जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि क्या रिजल्ट आता है और क्या नहीं आता और कौन क्या बनता है। ये कुंडी साहब, जो कागजात नामजदगी छीनने की वाकयात जो रिपोर्ट हुए, पीटीआई ने ऑब्वियसली उसे बढ़ा चढ़ाकर भी पेश किया, उस पर पीपल्स पार्टी का क्या मौकिफ है? देखिए, कागजात छीनने की अगर आप बात करें तो मैं समझता हूँ कि ये तो गलत बात है। अगर आप एक बंदा कोर्ट में जा रहे हो, उसे कागजात छीन रहे हैं या ऐसे कोई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये गलत है। और जहाँ पर स्क्रूटनी का एक प्रोसेस है, वो तो एक आपके जो है, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर हैं या रिटर्निंग अफसर हैं जो भी हैं, वो आपके जो है जांच पड़ताल कर रहे हैं। उनके अगर एतराज़ात हैं तो उनको मैं समझता हूँ कि उसको क्लियर किया जाना चाहिए, और एतराज़ात अगर क्लियर हो जाते हैं तो इलेक्शन लड़े, अगर एतराज़ात क्लियर नहीं होते तो फिर जो है उसको जो भी आपके पास फोरम है उसके पास जाना चाहिए। अच्छा, ये आप तो उसकी मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन मौलाना साहब कह रहे हैं ये कोई ज्यादती नहीं हो रही, कागजात छीनने वाली जो है ये पीटीआई को दोबारा लॉन्च करने की साजिश हो रही है। नहीं, मैं नहीं समझता कि पीटीआई को लॉन्च करने वाली साजिश हो रही। कागजात छीन रहे हैं तो क्या पीटीआई को लॉन्च कर रहे हैं? आपको मतलब है नहीं, लेकिन पीटीआई की मकबूलियत में तो इजाफा हो रहा है ना ऐसे वाकयात से। नहीं, तो ये ऐसे वाकयात हुए क्यों? इलेक्शन कमीशन को और जो हमारे जो इदारे हैं, सिविल इदारे, पुलिस, इनको चाहिए, क्योंकि अगर आप कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट्स में आपके पास जो है वहाँ पर जो है वो एक पुलिस मौजूद है, हुकूमत की रेट मौजूद है, और सीसीटीवी कैमरास में ये चीज़ें देखेंगे। मैं समझता हूँ कि ये हर बार जो है छीनने वाला, कागज फाड़ने वाला, ये कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं है। मैदान में मुकाबला करें, आवाम को फैसला करने दें, फैसला आवाम को करने दें, उन्होंने जिसको वोट करना है, चाहे वो जिस जमात को वोट करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फ्री एंड फेयर इलेक्शन में आवाम के वोटों का एहतराम करेगी। अच्छा, कुंडी साहब, केपी की हद तक क्या आपका पीटीआई से इत्तेहाद हो सकता है? अगर नहीं हो सकता तो किन जमातों के साथ अभी तक आपकी बातचीत हुई है वहां पर? देखिए, मुझे नहीं लग रहा कि किसी जमात के साथ सच्चा इत्तेहाद होगा। हमारी सीट एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं किसी न किसी जमात के साथ हो। लोकल लेवल पे हमने उनको इजाजत दी है, डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन लेवल पे अगर वो किसी जमात के साथ इत्तेहाद करना चाहें, पार्टी की रिकमेंडेशन के बाद, सूबाई और कौमी लीडरशिप की रिकमेंडेशन के बाद जो है वो सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। पीटीआई के साथ तो हमारा इत्तेहाद सच नहीं है, लेकिन हमने कम से कम पीटीआई के वर्करों को ये मैसेज दिया। और आज भी बिलावल साहब ने, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने सक्खर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमारे लीडरान के साथ इख्तलाफ हो सकता है, हमारे लीडरशिप के साथ इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन हम हर पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर की कदर करते हैं, उनका इज्जत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं कि वो बड़ी मेहनत करते हैं पार्टी के लिए। तो आज हम पीटीआई के जो है वो वर्करों को कहते हैं कि बिल्कुल आए, हमारा साथ दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दें, हमारे छतरी तले आए, पीपल्स पार्टी के उसके छतरी तले आए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट करें। फैसल करीम कुंडी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। पीपल्स पार्टी का मौकिफ आपने सुना। ब्रेक के बाद नेशनल पार्टी के सरबराह और बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर मालिक बलोच हमें ज्वाइन करेंगे। उनसे पूछेंगे कि ये जो मिसिंग पर्सन वाला मामला है, इसका वे फॉरवर्ड क्या है, क्या ये मामला हल भी हो सकता है? वेलकम बैक नाज़रीन। आज इस्लामाबाद की मकामी अदालत की जानिब से बलोच यकजहती मार्च के गिरफ्तार 34 शुरका को जमानत पर रिहा करने का हुक्म मिलने के बाद खबर आई कि निगरान वज़ीर आज़म अनारुल्लाह काकड़ की हिदायत पर बलोच मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए जो कमेटी कायम हुई थी, उसकी सिफारिश पर मजीद 34 गिरफ्तार मुजाहिरीन को तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद रिहा कर दिया गया। कमेटी के मेंबरान फवाद हसन फवाद, मुर्तज़ा सुलंगी और जमाल शाह ने गवर्नर बलोचिस्तान के हमरा मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए थे। बलोचिस्तान की बात हो तो लापता अफराद का मामला हमेशा सर फहरिस्त आ जाता है। इस्लामाबाद में 20 दिसंबर से लापता बलोच अफराद की बाजियाबी के लिए दिए जाने वाले इस धरने में मर्दों के साथ साथ खवातीन और बुजुर्ग भी शामिल हैं। आपको बताते चलें कि 6 दिसंबर को तुरबत से शुरू होने वाली ये यकजहती रैली जब 20 दिसंबर की शब इस्लामाबाद मोटरवे चौक पर पहुंची तो उन्हें शहर में दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। इंतज़ामिया से मुज़ाकरात की नाकामी पर 26 नंबर के मुकाम पर मुजाहिरीन पर क्रैकडाउन किया गया, मुतअद्दिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। इस वाक़े पर आईजी इस्लामाबाद की तरफ से बयान सामने आया कि अपनी हिफाजत के लिए सब कुछ करना पड़ा। हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात में मुजाहिरीन को तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने
रिमार्क्स दिए थे कि पाकिस्तानी शहरी हैं ये लोग, एहतजाज उनका हक है, किसी ने कोई दहशतगर्दी नहीं की, इस मसले का हल यकीनी तौर पर मुज़ाकरात ही हैं। गुज़श्ता रोज़ सोशल मीडिया पर जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह शाहज़ैन बुख्ती का लापता बलोच अफराद से मुतालिक एक बयान भी गर्दिश करता रहा, जिसमें उन्होंने इस बयान की अपनी फिर तरदीद की। एक्स पर अपने ट्वीट में उनका कहना था कि मुझसे मंसूब ये बयान सरासर गलत और फेक न्यूज़ है, मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। जमहूरी वतन पार्टी का लापता अफराद के मुतालिक जो है वो एक उसूली मौक़िफ़ है, हम आईने पाकिस्तान के साथ हैं और आईने पाकिस्तान में लोगों को लापता करने की कोई गुंजाइश नहीं। साबिक वज़ीर आला और नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने बतौर वज़ीर आला बलोचिस्तान अमन व अमान और मिसिंग पर्सनस के मामले के हल के लिए काफ़ी कोशिशें की थी। आज उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि मौजूदा जो मसला है इससे फॉरवर्ड क्या होगा। डॉक्टर मालिक बलोच साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो सर ये बताइएगा वहां पर इलेक्शंस की क्या सिचुएशन है? लेवल प्लेइंग फील्ड का गिला तो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में बैठकर हर सियासी जमात कर रही है। आपने क्या कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं और कोई मसला वगैरह तो नहीं हुआ? शुक्रिया आदिल भाई, मैं आपका बहुत मशहूर हूँ। हम तो डे वन से इलेक्शन की तैयारियों में लगे हुए हैं। हमारी तो एक मुतालबा रहा है हमेशा कि बलूचिस्तान के अवाम को वोट का हक दो, बलूचिस्तान के अवाम को ये छोड़ दें कि वो अपनी मर्जी के नुमाइंदे लाए, और बलूचिस्तान के जो सो कॉल ये कहते हैं इलेक्टेबल, ये इलेक्टेबल नहीं है, ये सिलेक्टेबल है। ये सिलेक्टेबलों का जंजाल छोड़ो, बलूचिस्तान में जो चल रहा है बलूचिस्तान के हकीकी नुमाइंदों को आने दो। कागजात नामजदगी हमने दाखिल किए हैं। फिलहाल कागजात नामजदगी की हद तक तो हमें कोई मुश्किलात नहीं आ रहा है, आगे देखें कि क्या सूरत हाल होगी। तो मैं समझता हूँ कि आपके एक अहम अदारे की जानिब से मेरा सिर्फ इस्लामाबाद से इलेक्शन कमीशन से एक मुतालिबा है कि बलूचिस्तान के अवाम को वोट का हक दें, बलूचिस्तान के जो जीनियन लोग हैं उनको आने दें, ताकि उनके आने से बलूचिस्तान में अमन होगा। बलूचिस्तान का जो पार्लियामेंट है उसमें लेजिस्लेशन होगा। जब बलूचिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में भी इस्तेकाम होगा, जब पाकिस्तान में इस्तेकाम होगा तो वहां पे तरक्की होगी। लेकिन बदकिस्मती से हमें सिर्फ 16 सीटों की ऐनक से देखा जाता है। तो हमारे मुतालिबा सिर्फ एक ही है आदिल साहब कि हमें वोट का हक दे दे हमारे अवाम को। ये नहीं है कि मैं वोट किसी और को दूंगा, रिजल्ट किसी और का आ जाए। डॉक्टर साहब, आपने सिलेक्टेबल्स का लफ्ज इस्तेमाल किया। हर इलेक्शन से 2-3 महीने पहले इलेक्टेबल्स जो हैं वो पार्टियों में शामिल हो जाते हैं। जिस तरह 18 में बाप पार्टी बन गई, इस वक्त 2 बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में काफी सारे इलेक्टेबल्स चले गए हैं। तो ये जो भी बलूचिस्तान की सियासत है या बना दी गई है उसमें बड़ी सियासी जमातों का भी किरदार है, सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट को तो इल्जाम नहीं दिया जा सकता। देखिए, हम जब पीडीए में थे तो हमारी दोनों पार्टियों से, मुस्लिम लीग से और पीपल्स पार्टी से, कि जी आप लोग बलूचिस्तान में इस चीज को छोड़ दें कि हर दफा लोग जो है ना ट्रांसफर पोस्टिंग होते हैं और उनको आप लोग एक्सेप्ट करते हैं। इसमें कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। कोई एक ही आदमी है जो 2002 के इलेक्शन में वो मुशर्रफ के साथ था, 2008 में वो पीपल्स पार्टी में गया, 2013 में उसने जो है ना मुस्लिम लीग ज्वाइन की, फिर अपने वजीर आला के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, फिर 2018 में बाप में गया, अब फिर जो है ना कुछ पीपल्स पार्टी में गए, कुछ नून में गए। आखिर कोई कल्चर है। बलूचिस्तान के जो पार्लियामेंटेरियन थे वो पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में सबसे बड़े बाकिरदार लोग रहे हैं। जहाँ पे मीर गौस मिर्जा रहा है, जहाँ गुल खान रहा है, जहाँ खैर बख्श जो है ना अताउल्ला और वली खान और खान शहीद रहे हैं। तो अब बलूचिस्तान के साथ ये जो खेल हो रहा है ये इंतहाई नामुनासिब खेल है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक अहम मामला, जब आप वज़ीर आला बलूचिस्तान से, मुझे जाती तौर पर मालूम है आपने काफी कोशिशें की नाराज बलोचों को मनाने के लिए, आप लंदन और जिनेवा तक गए। अभी मिसिंग पर्सन्स का मामला एक दफा फिर हेडलाइंस में है।
गलतियां रियासत से हुई, रियासत मानती है, दूसरी जानिब भी बंदूक उठाई गई और रियासत के खिलाफ उठाई गई। अब इस मसले का वे फॉरवर्ड क्या है कि ब्लेम गेम से निकलकर हल की तरफ कैसे जाया जाए? इसमें सर मैं जो समझता हूँ, जो मेरा तजुर्बा है 40-45 साल का, इस मसले का हल ही मुज़ाकरात है और इस मुज़ाकरात से पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की जरूरत है और जो लापता अफराद का इशू है वो इंसानी इशू है, उसको एड्रेस करने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि पिछले दफा भी हमने जो कोशिश की थी हम एक हद तक कामयाब हो गए थे, और लेकिन जो ही मैं निकल गया वो तमाम काम जो ना अधूरा ही रह गया। आज भी हमारी ख्वाहिश है, जो मैं समझता हूँ कि हमने हमारी जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है उसमें हमने बलूचिस्तान के सियासी मसले को नंबर 1 रखा है कि आप इसमें ऐसी फिजा पैदा करें जहां मुज़ाकरात मुमकिन हो। अदरवाइज बंदूक से कुछ भी नहीं होगा, बंदूक से मासवाए नुकसानात के कुछ भी नहीं हो सकते हैं। जो हम लोग डेमोक्रेट लोग हैं, हम ये समझते हैं कि हमें पाकिस्तान के फ्रेमवर्क, आइन और कानून के मुताबिक रह के बलूच और बाकी अक़वाम और मज़लूम तबकात की जंग लड़नी है। तो मैं समझता हूँ द बेस्ट वे फॉरवर्ड है वो ऐसी माहौल पैदा करना है और मुज़ाकरात के अमल को फिर से शुरू करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने फरमाया आपके मंशूर का पहला नुक्ता यही है कि वहाँ अमन आ जाए, लापता अफराद का मसला है। आप जब वोट मांगने जाएंगे तो मुतासरा खानदान आपसे यही सवाल करेंगे कि पहले अख्तर जान मैंगल ने भी कहा था कि लेकर वापस आ जाएंगे मिसिंग पर्सनस को, उन्होंने पीटीआई से इत्तेहाद किया, फिर पीडीएम की हुकूमत का हिस्सा रहे, और उनका गिला यही है कि आप लोग चले जाते हैं इस्लामाबाद, हमारे मसले को भूल जाते हैं, या भूले नहीं लेकिन वो हल नहीं होता। ये गिले शिकवे क्या आपसे होते हैं जब आप वोट मांगने जाते हैं? देखिए, पहली बात यह है कि हमने जो लापता अफराद का मसला है उसको एक इंसानी मसले के हवाले से लिए। हमने कभी भी लापता अफराद के नाम को वोट के लिए एक्सप्लॉइट नहीं किए। नेशनल पार्टी ने कभी भी हमने किसी से ये नहीं कहा कि आप हमें वोट दे दें तो हम आपका ये मसला हल कर लेंगे। हमारी आज भी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि आप ऐसी माहौल पैदा करें, पहले लापता अफराद का मसला हल करें, फिर नेगोशिएशन करें। तो मैं समझता हूँ कि नेशनल पार्टी ने हमेशा लापता अफराद को वोट के हवाले से नहीं लिया है, इंसानी हुकूक के हवाले से लिया है। यकीनन हम जब भी जाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, लोग पूछते भी हैं, लेकिन हम अपनी लिमिट्स बताते हैं कि हमारे लिमिट्स ये हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर एक नुमाइंदा हुकूमत आए और फिर इस चीज को वो इनिशिएट करे तो दुनिया में तमाम मसले बातचीत से हल हुए हैं। डॉक्टर साहब, ये नुमाइंदा हुकूमत क्या है जो आपने फरमाया? बार बार आप एक बात दोहरा रहे हैं कि वोट को काउंट होना चाहिए, यानी जिसको वोट पड़े वही इलेक्ट होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि मौजूदा इलेक्शंस में वही होने जा रहा है जो आपके कंसर्न्स हैं? मैं कहता हूं खुदा करे कि ना हो जाए, लेकिन जो 2018 के इलेक्शन जो हमारे सामने हुए थे वो बहुत बड़ा तजुर्बा है हमारा। डॉक्टर मालिक बलोच साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक ही बात करेंगे। डॉक्टर हफीज पाशा साहब हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक। नाज़रीन, मुल्क की कमजोर मईशत पर आलमी बैंक ने भी पाकिस्तान के माशी मॉडल पर अदम एतमाद किया। यूएनडीपी की हालिया पब्लिकेशन में शाया होने वाले आर्टिकल में आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजी बिन हसैन का कहना था कि पाकिस्तान का माशी मॉडल नाकारा हो चुका है और माशी तरक्की के फवायद अशराफिया तक महदूद हो चुके हैं और पाकिस्तान को अपनी मईशत की ओवरहॉलिंग करने की ज़रूरत है। अपने आर्टिकल में उन्होंने ये भी कहा कि माजी में गुर्बत में खातिर ख्वाह कमी हुई जो अब एक दफ़ा फिर सर उठा रही है। पाकिस्तान में माशी तरक्की पायदार नहीं है, उसकी माशी तरक्की महदूद है और महदूद लोगों को फ़ायदा दे रही है। पाकिस्तान अपने साथी मुल्कों से, रीजनल कंट्री से पीछे रह चुका है। ये सोच परवान चढ़ रही है कि पॉलिसी बदलना ज़रूरी है। इस आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों की जद में भी है। ज़री और तवानाई शुबों की खराबियाँ दूर की जाएँ। तवानाई रिफॉर्म का महवर
माली इस्तेकाम हो, बेहतर तकसीम, निजी शुबा और महंगाई जो है वो महंगी बिजली की बजाय मुतबादिल बिजली बनाने पर तवज्जो हो। बज़ाहिर पॉलिसी बदलने की सोच पर इत्तेफाक दिखाई देता है, जबकि तजुर्बा ये बताता है कि रिफॉर्म्स को रोका जा रहा है। पाकिस्तान के पास रोशन मुस्तकबिल के लिए एक मौका ज़रूर है। पाकिस्तान में निज़ाम, कर्ज़ों की लागत और आमदनी के ज़राए पायदार नहीं। अफराद और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की पर खर्च जो है वो महदूद है। हुकूमती अखराजात के लिए भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। आज़ाद मईशत और नमू से मयार ज़िंदगी बेहतर होगा। कारोबारी माहौल, खुसूसन छोटे कारोबार को बेहतर माहौल चाहिए। अब ये जो आर्टिकल है इसमें कितना वज़न है, ये जो बातें की गई हैं। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब साबिक वज़ीर ख़जाना हैं और माहिर मईशत हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, वर्ल्ड बैंक का मैंने तस्करा कर दिया, उनके बकौल मौजूदा मॉडल पाकिस्तान में काम नहीं कर रहा, इसका क्या मतलब लिया जाए? बात दरअसल ये है, बिस्मिल्लाह पहले कह दूं मैं, ये वर्ल्ड बैंक से जो ये बात आ रही है, ये एक लिहाज से कुछ अजीब सी इसलिए है कि वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान में पिछले तकरीबन 50-60 साल से काम कर रहा है और इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है वो दो हैं, एक चाइना और उसके बाद में वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान में प्रोग्राम लोन्स और प्रोजेक्ट फंडिंग वगैरह बहुत की है। मुझे इस बात की हैरत हो रही कि आज इतने सालों के बाद उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है। मैं एक वजह बता सकता हूँ क्यों ये अब इतनी देर के बाद ये कह रहे हैं। बात दरअसल ये है कि इस साल उनसे जो एक्सपेक्टेशन है एशियन बैंक और हमारे वर्ल्ड बैंक से, जो लोन्स की कमिटमेंट उन्होंने की हुई है वो तकरीबन 4.5 से 5 अरब डॉलर की है और पहले 5 महीने में मुश्किल से सिर्फ $500 मिलियन आए हैं। इन दोनों बैंकों ने पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स में रोका हुआ है और शायद इसलिए वो प्रेशर में हैं और इसलिए कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स, वर्ल्ड बैंक के साथ मैं 25 साल पहले जब मैं वजीर था, आई हैड टू वर्क विद देम और उनकी कुछ पॉलिसी रिकमेंडेशन सरासर गलत भी रही हैं और हमें रेजिस्ट करना भी पड़ा है। हमारे मालिक जो हैं उनसे हम वाकई पीछे रह गए। भारत और बांग्लादेश को अगर देखें, हर गुजरते दिन के साथ उनका जीडीपी, उनकी ग्रोथ, पर कैपिटा इनकम, उनकी जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो वाकई हमें काफ़ी पीछे छोड़ गए। ये दरअसल विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स अगेन ये ऑब्जर्वेशन गलत है। आपको सुन के हैरत होगी क्यों गलत मैं कह रहा हूँ। सबसे बड़ा इंडिकेटर जो होता है हर चीज के बाद वो है कि गुर्बत का पैमाना क्या है। ये वर्ल्ड बैंक का अपना डेटा, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, जो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डेटा है सारी दुनिया भर के ममालिक पर, वो खुद ये कह रहा है कि 2020 और 22 में पाकिस्तान में गुर्बत का जो पैमाना है, परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन, वो सिग्निफिकेंटली कम है हिंदुस्तान और बांग्लादेश से। तो ये खुद अपने स्टैटिस्टिक्स को भूल गए हैं। कम से कम ये तो कहें ना कि पाकिस्तान में गुर्बत का पैमाना, कम से कम ये फ्लड से पहले जो हालात थे 2021 में, पाकिस्तान में पॉवर्टी वाज सिग्निफिकेंटली लेस। हिंदुस्तान में विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स द ट्रीटमेंट ऑफ माइनॉरिटीज, द ट्रीटमेंट ऑफ कास्ट, उसकी वजह से उनके यहाँ गुर्बत का लेवल हमसे सिग्निफिकेंटली ज्यादा है। तो डॉक्टर साहब, ये हमारा स्टॉक एक्सचेंज है, रोलर कोस्टर बना हुआ है। कभी इतना ऊपर, फिर जुलाई से इतनी ऊपर चली गई थी, दिसंबर में तो बिल्कुल ब्लड बात हो गई। क्या वजह है? क्या उसे मसनूई तौर पर वो फुला दिया गया था और अब पैसा निकला है तो दोबारा जो है वो वापस अपनी जगह पे आ गया मामला? देखिए, बात ये है कि स्टॉक मार्केट में जो हो रहा है उसका जो माशी हालात से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कोई ताल्लुक नहीं लगता है। इसलिए कि जो माशी हालात हैं वो कोई खास अच्छे नहीं हैं। हम सब परेशान हैं। पिछले साल हमारा शरह नमू
पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने रिवाइज करके कहा है कि ये भी मनफी था, और इस वक्त पोजीशन ये है कि हमारा जो सनती शोबा है वो भी मनफी है। तो इन हालात में मार्केट ऊपर जाना, रुपए की कदर में इजाफा होना, ये सब चीज़ें बड़े काउंटर हैं रियलिटी के, और इसकी वजूहात तो आप समझते होंगे काफ़ी हद तक। बात दरअसल ये भी है कि बैंकों ने बड़ा प्रॉफिट बनाया है और इसलिए इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई हैं, और जो गैप है इंटरेस्ट रेट डिपॉजिट्स पर और इंटरेस्ट रेट ऑन एडवांसेस पर बढ़ गया है, उससे पैसा बहुत बनाया। स्टॉक मार्केट में बैंकों का शेयर बहुत बड़ा है माशाल्लाह। तो जो किक ऑफ हुआ है वो बैंकों से शुरू हुआ है, और फिर जब आपने एनर्जी की कीमतों को आसमान तक पहुंचाया है तो उसकी वजह से जो आपके एनर्जी कंपनीज हैं उनके हालात बेहतर हुए हैं। मगर ये सब सस्टेनेबल उस वक्त तक नहीं है जब तक आपकी रियल इकोनॉमी जिसे हम कहते हैं, शरह नमू जो है आपका, वो 5 से 6% नहीं होता है। एक और बात कहता चलूं स्टॉक मार्केट के बारे में, और वो ये है कि अगर आप पिछले 8-10 साल का परफॉर्मेंस देखें और इन्फ्लेशन से इसको एडजस्ट करें तो मार्केट में कोई रियल इजाफा। आज कुछ एक्सपर्ट्स ये समझते हैं कि जितनी पेमेंट्स हमने करनी है, रुपए की कदर शायद आइंदा साल 10 से 15% उसमें कमी हो सकती है, रुपए दबाव में रहेगा। IMF ने जो स्टैंड बाय फैसिलिटी में प्रोजेक्शन किया था वो तकरीबन 21% का था। उतना तो नहीं, मगर माशाल्लाह स्टेट बैंक ने जो फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज वगैरह को टाइटन किया, रेगुलेट किया, कुछ हद तक स्मगलिंग रोकी गई वगैरह। मगर बात दरअसल ये है कि अब आप देखिए कि जुलाई के महीने में हमारे रिजर्व्स तकरीबन 9 अरब डॉलर तक पहुंच गए थे स्टैंड बाय फैसिलिटी के बाद जो पैसा आया IMF से, सऊदी अरेबिया वगैरह से। आज वही रिजर्व्स जो हैं वो 7 अरब डॉलर से सिग्निफिकेंटली नीचे जाना शुरू हो गए हैं। तो जो रिजर्व्स में आपका लेवल जो था वो गिरना बहुत तेजी से शुरू हो गया है, और उसकी क्या वजह है? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि बाहर से पैसा नहीं आ रहा है। मैंने अब आपको जिक्र किया कि डेवलपमेंट बैंक्स जो हैं उन्होंने भी पैसा भेजना रोक दिया है, चाइना से पैसा नहीं आ रहा है, हम एक बॉन्ड फ्लोट नहीं कर पा सकते, हम कमर्शियल बैंकों से पैसे नहीं ले पा रहे हैं। नतीजा ये है कि पिछले 2-3 महीने कर्जों की जो वापसी रीपेमेंट है जी, वो नए पैसों से सिग्निफिकेंटली ज्यादा तकरीबन 2 गुना हो चुकी है, और रिजर्व्स में गिरावट आना शुरू हो गई है। खुदा न खास्ता अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू करेगा तो फिर रुपए पर प्रेशर तो यकीनन कहीं ना कहीं जाकर फिर से पड़ना शुरू। डॉक्टर हफीज पाशा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शादी।